हाँ जी, स्टडी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी जो है बहुत जल्द ही आने वाली है। सो ये प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट हैं, जिनकी वजह से आज जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इंडिया जो जोग्राफिकली हम देखते हैं कि यूनाइट हो पाया, जिसमें काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट्स यूनाइट हो पाए हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नेशन बिल्डिंग का जो काम किया है बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, और उसके बाद तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट का रोल हुआ है, डैट इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज इनके कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, किस तरीके से छोटे लेवल से उठकर रूरल बैकग्राउंड में काम करके फार्मर्स के लेवल पे काम करके धीरे धीरे महात्मा गांधी के शिष्य बनते हैं, पॉलिटिकल शिष्य की बात करें, और उसके बाद ग्रेजुअली ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में, और आज़ाद इंडिया में यूनियन होम मिनिस्टर भी बनते हैं और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, हालांकि बहुत ही कम टाइम के लिए, क्योंकि 1950 में इनकी डेथ ही हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इनकी जर्नी की कि क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो 20th सेंचुरी के सेकेंड डेकेड में, डैट मीन 1910 के बाद, जब महात्मा गांधी सीन में आ चुके थे, तो महात्मा गांधी जब सीन में आए तो उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल एक्टिव होना शुरू हुए डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में होता है, वहाँ पे भी इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, महात्मा गांधी का सपोर्टिंग रोल के तौर पे वहाँ पे उन्होंने प्ले किया, जो कि सक्सेसफुल भी हुआ। चंपारण सत्याग्रह एक सक्सेसफुल था, जिसमें सरकार को अपना जो है पाँव पीछे खींचने पड़ते हैं, सरकार शर्मिंदा वहाँ पे हो जाती है। उसके बाद गुजरात में होता है 1917-18 में खेड़ा सत्याग्रह, जहाँ से इनका जो कद है, पॉलिटिकल कद है, वो ऊंचा होना शुरू हो जाता है। एज अ फार्मर लीडर ये वहाँ पे उभरते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं पूरे फार्मर्स को ऑर्गेनाइज करने में। अब गुजरात के उस इलाके में जब हम बात करते हैं बारदोली की, सॉरी खेड़ा की, तो खेड़ा में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी 1917-18 में, क्योंकि वहाँ पे फैमिन लाइक कंडीशंस थी, फैमिन वहाँ पे आया हुआ था और प्लेग जैसी बीमारी भी फैली हुई थी। तो प्रोडक्शन जो था, जो क्रॉप प्रोडक्शन था, वो ग्रेजुअली और बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा था, नॉट ग्रेजुअली, बहुत तेज़ी से नीचे नीचे गिर रहा था। कई कई जगह तो 20 to 30% प्रोडक्शन भी नहीं हो रही थी क्रॉप्स की, प्रोड्यूस जो था वो बहुत नीचे गिर चुका था। और एज़ पर दी कोड जो कि गवर्नमेंट ने खुद दिया था, 25% से कम अगर प्रोडक्शन हो जाए, क्रॉप प्रोडक्शन अगर चली जाए, तो पूरा टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे होता क्या है, अराउंड 23%, दैट मीन्स 20% से भी जो ज़्यादा टैक्स का जो इंक्रीज़ है वहाँ पे कर दिया जाता है। एक तो पहले ही वहाँ पे क्रॉप फेलियर हो रहा है खेड़ा में, और उसके बाद हो क्या रहा है, क्रॉप जो आपका लैंड रेवेन्यू है, इसका टैक्स ज़्यादा कर दिया गया है। अब इसके खिलाफ पूरा आंदोलन किया जाता है खेड़ा में, जिसमें इंदुलाल याग्निक, मोहनलाल पांड्या जैसे इंपॉर्टेंट फार्मर लीडर्स भी शामिल होते हैं, और यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उनका सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ से उनका जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और एट द एंड, ड्यू टू द प्रेशर जो कि यहाँ पे ग्रास रूट्स पे जो क्रिएट करते हैं गुजरात के लीडर्स, स्पेशली सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसकी वजह से सरकार को अपने इस कदम को पीछे खींचना पड़ जाता है, और वहाँ पे लैंड टैक्स जो है, लैंड रेवेन्यू टैक्स है, वो उस साल का और अगले अगले साल का माफ़ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से खेड़ा जो सत्याग्रह है वो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। और यहाँ पे महात्मा गांधी का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। तो जितने हम देख सकते हैं लोकल जो रिवोल्ट्स हैं, नॉट रिवोल्ट्स, लोकल जो मूवमेंट्स हैं, जिसमें महात्मा गांधी का सपोर्ट भी यहाँ पे रहेगा, तो वहाँ पे सक्सेस रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। अब उसके बाद 1920s में कांग्रेस में और ज़्यादा एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनकी जो फिलॉसफी है महात्मा गांधी के साथ बिल्कुल मेल खाती है। और 1920s में जब हम देखते हैं कि आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि एक लल आ जाता है नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में, एक डीमोरलाइजेशन वाला जो फेज़ होता है, जब नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में कांग्रेस का जो कद बहुत नीचा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फेल हो जाती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद कांग्रेस में दो धड़े बन जाते हैं, एक धड़ा कहता है कि हमें इलेक्शंस लड़ने चाहिए, दूसरा कहता है कि हमें इलेक्शंस नहीं लड़ने चाहिए। स्वराजिस्ट और नॉन स्वराजिस्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक सोच होती है कि जैसे महात्मा गांधी कह रहे हैं कि बिल्कुल इलेक्शंस का पार्ट नहीं बनना है, और गवर्नमेंट मशीनरी में बिल्कुल भी हमें एंटर नहीं करना है, तो हमें इलेक्शंस को बॉयकॉट करना होगा। तो इसकी वजह से पूरे 1920s में
अग्रीइंग विथ महात्मा गांधी के जो भी उनका यहाँ पे सोच है कि बिल्कुल भी गवर्नमेंट मशीनरी का पार्ट नहीं बनना है, ये भी बॉयकॉट कर देते हैं इलेक्शंस को। हालांकि जो इलेक्शंस में बॉयकॉट करने की वजह से कांग्रेस का जो यहाँ पे डिक्लाइन होता जा रहा है, ठीक है, इसकी वजह से 1930s में क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे कन्विंस होंगे कि इलेक्शंस में पार्ट लेना चाहिए ताकि गवर्नमेंट को अंदर से वीक किया जा सके। तो इस तरीके से 1920s में ग्रोथ फेज होता है जब सरदार वल्लभ भाई पटेल अपना कद महात्मा गांधी के साथ मिलकर ऊंचा कर रहे होते हैं और नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन 1920s में भी होगा क्या, वो लोकल गुजरात पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होंगे जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सत्याग्रह का वो पार्ट बन रहे हैं। सो सेकंड यहाँ पे आएगा बोरसाद सत्याग्रह, जो कि 1923 में होगा। बोरसाद जो कि गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो बोरसाद में यहाँ पे क्या होगा, सरकार जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, वो यहाँ पे 2 लाख से भी ज़्यादा टैक्स वसूलेगी इस एरिया के लोगों से, क्योंकि पुलिस को यहाँ पे पैसे की ज़रूरत थी गुंडों से निपटने के लिए। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, पहले याद रखना गुजरात बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था, गुजरात अलग स्टेट नहीं था। तो यहाँ पे सरकार चाह रही थी कि पुलिस की हेल्प करने के लिए लोगों को टैक्स देना पड़ेगा ताकि वहाँ से गुंडागर्दी दूर हो सके। लेकिन ये सबको वहाँ पे पता लग रहा था कि गुंडों के साथ एक्चुअली पुलिस मिली हुई है और ये सिर्फ एक्सटॉर्शन का केस बनता जा रहा है। तो ये टैक्स वसूलने के लिए इवन गुंडे भी भेजे पुलिस ने और लोगों को हरास भी किया, बट एट द एंड इस टैक्स को स्क्रैप कर दिया गया ड्यू टू द वर्क डन बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड बाकी गुजरात के लीडर्स, जिसमें इंदुलाल याग्निक जैसे इंपॉर्टेंट लीडर्स भी शामिल थे। तो फिर से एक सक्सेसफुल सत्याग्रह यहाँ पे होता है जहाँ पे लोगों की ग्रास रूट्स लेवल पे हेल्प करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसके बाद उनका जो कद है और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा, जैसे कि खेड़ा में भी हमने देखा। देन आता है बारदोली सत्याग्रह 1928। सिमिलर इशू होगा। बारदोली जो कि सूरत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ पे 20 से 30% जो टैक्स है वो बढ़ाया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, लेकिन क्रॉप प्रोडक्शन उतनी नहीं थी, जिसके खिलाफ यहाँ पे फिर से आंदोलन किया जाता है, सत्याग्रह किया जाता है। और इसी बारदोली सत्याग्रह के बाद ही वहाँ की जो वेमेन है इनको सरदार का टाइटल देती हैं, क्योंकि इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट लीडरशिप का रोल यहाँ पे प्ले किया। तो यही हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके बाद जो रैपिड राइज होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वो बारदोली सत्याग्रह के बाद होना शुरू हो जाएगा। और नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में भी कांग्रेस में इनका रोल और इम्पॉर्टेंट होना शुरू हो जाएगा। कांग्रेस की इंपॉर्टेंट कमिटीज़ के पार्ट बनना शुरू हो जाएंगे। और जब ये भी सक्सेसफुल हो जाता है बारदोली सत्याग्रह, तो 1931 में जो कराची सेशन होता है कांग्रेस का, उसके प्रेसिडेंट बनते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब कराची सेशन 1931 में होता है, इसके बैकग्राउंड की अगर बात कर लें तो बहुत अच्छा कोई यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं था फॉर द कांग्रेस, बिकॉज इससे जस्ट पहले सरदार भगत सिंह को एग्जीक्यूट किया गया था और पंजाब नौजवान भारत सभा के जो मेंबर्स हैं वो ब्लैक फ्लैग्स दिखा रहे थे यहाँ पे कांग्रेस को, ड्यू टू इट्स एलिजेड फेलियर कि ये उनको बचा नहीं पाए, जिसमें महात्मा गांधी का काफ़ी विरोध यहाँ पे हो रहा था। तो महात्मा गांधी की पॉपुलैरिटी का जो डिप है यहाँ पे कंसिडरेबली दिख रहा था। लेकिन कराची सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया गया था ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड द नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, कि जब देश आज़ाद होगा तो किस तरीके के राइट्स यहाँ पे सिटीजन्स को दिए जाएंगे और किस तरीके का इकोनॉमिक प्रोग्राम सरकार यहाँ पे अंडरटेक करेगी, कौन से सिविल राइट्स दिए जाएंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबको वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा, जो आज हम फंडामेंटल राइट्स का पार्ट देखते हैं, इसकी जो बुनियाद है ये उसी टाइम पे रखी जा रही थी। तो ये कांग्रेस और बाकी पार्टीज़ मिलके सोच रही थी, हालांकि कांग्रेस का सेशन था लेकिन बाकी पार्टीज़ भी अपने प्रोग्राम्स बना रही थी कि किस तरीके के हक जो हैं, किस तरीके के राइट्स जो हैं यहाँ पे लोगों को दिए जाएंगे। उसमें 1931 का जो सेशन है, जो कि सरदार पटेल की लीडरशिप में यहाँ पे होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। फिर उसके बाद पूरे 1930s में हम देखते हैं कि आफ्टर दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस में भी अगर हम बात कर लें तो ये डांडी मार्च का पार्ट बनने वाले थे, लेकिन इनको अरेस्ट कर लिया गया था। ही वॉज अरेस्टेड, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 1930s के सेकेंड हाफ में जब इलेक्शंस होते हैं तो इस टाइम ये बॉयकॉट नहीं करेंगे, जैसे हमने पहली बात की, ये पार्ट बनेंगे इलेक्शंस का और कांग्रेस को स्टेट्स में मजबूत करने का काम करेंगे। बिकॉज अगर यहाँ पे कांग्रेस फाइट नहीं करती
इलेक्शंस में का पार्ट नहीं बनती तो कम्युनल पार्टीज़ जैसे कि मुस्लिम लीग, जैसे कि रिस्पॉन्सिविस्ट, वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते और पॉलिटिक्स में, नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में भी उनका होल्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। तो कांग्रेस को हर तरह से ज़िंदा रखने के लिए और नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स को सबको साथ लेकर चलने के लिए, चलने की जो पॉलिटिक्स थी कांग्रेस की, इसको ज़िंदा रखने के लिए इलेक्शंस लड़ने को भी यहाँ पे ज़रूरी समझा गया। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिचुएशन आ जाती है फिर से एक बड़े रिवोल्ट की, जहाँ पे क्विट इंडिया रिवोल्ट होता है। उसको मूवमेंट भी कह सकते हैं, रिवोल्ट भी कह सकते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं था, तो उसको क्विट इंडिया रिवोल्ट भी कुछ हिस्टोरियंस कह देते हैं। तो वहाँ पे जो इन्होंने स्पीच दी अगस्त 1942 में, ग्वालियर टैंक, बॉम्बे, तो उससे माना जाता है कि हिस्टोरियंस का कि बड़े इम्पॉर्टेंट जो लीडर्स लोकल लेवल पे आए वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। जिससे होता क्या है कि कांग्रेस लीडरशिप के अरेस्ट के बाद भी लोग लीडरशिप को अपने हाथ में ले लेते हैं और सरकार के खिलाफ तगड़े लेवल पर रिवोल्ट करते हैं। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे आता है कि क्विट इंडिया रिवोल्ट में जिस तरीके का विरोध यहाँ पे सरकार को देखना पड़ा, उसमें इंस्पिरेशन देने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनकी सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन यहाँ पे आती है क्योंकि लीडरलेस रिवोल्ट माना जाता है क्विट इंडिया की जब बात होती है। अब 1945, 1946 जब कैबिनेट मिशन प्लान आ रहा है, लॉर्ड वेवल आएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन बाद में आएंगे, अब सिचुएशन बहुत क्लियर हो जाती है कि आज़ादी मिलने में ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है, ब्रिटिश की जो बार्गेनिंग पावर है, ब्रिटिश के रिसोर्सेज है, डिप्लीट हो जाते हैं। आईएनए रिवोल्ट होता है, बाद में नेवल रिवोल्ट भी होगा, जिससे पता लग जाता है कि ब्रिटिश जिस हिसाब से राज कर रही थी, जिसके सपोर्ट से राज कर रही थी, वो सपोर्ट सिस्टम हिल चुका है। आज़ादी अब देर सवेर मिलने वाली है, बट आज़ादी को नेगोशिएट कैसे किया जाए। पाकिस्तान जो बनेगा, कितना टेरिटरी उनको मिलेगा और इंडिया में कितने प्रिंसली स्टेट्स और बाकी स्टेट्स जो हैं वो शामिल होंगे। तो अब ये सारा जो मामला 1945-46 के बाद आ गया था, डैट वाज अबाउट नेशनल इंटीग्रेशन, कि कितना बड़ा इंडिया जो है, इंडियन टेरिटरी जो है, वो इनहेरिट करती है ब्रिटिश इंडिया से। तो नेशन को जोड़ने का काम, प्रिंसली स्टेट्स को मिलाने का काम, विद द पॉलिसी ऑफ फोर्स एंड परसुएजन, जहाँ पे परसुएड किया जा सके वहाँ पे परसुएड किया जाए, जहाँ पे थोड़ा फोर्स का भी यूज़ किया जाए वहाँ पे फोर्स का यूज़ भी किया जा सकता। तो नेशनल इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले जो लीडर थे कांग्रेस के, एवन अदरवाइज भी, डैट वाज सरदार पटेल, जिन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़े बड़े जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको इंडिया में मिलाने का काम किया। तो पहला जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टास्क आता है, डैट इज़ अबाउट जूनागढ़। आज़ादी हो गई, अब जूनागढ़ जो स्टेट है, जैसे कि आप गुजरात में देख सकते हो, कठियावाड़ पेनिनसुला के बिल्कुल टिप पे बसा हुआ स्टेट है। सोमनाथ का जो टेम्पल है, जो कि सिम्बॉलिकली भी कंट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो भी इसी इलाके में पड़ता है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन तब भी 80% से ज़्यादा हिंदूज थी, लेकिन यहाँ पे जो लीडर्स थे वो मुस्लिम्स थे। यहाँ के जो किंग थे मोहम्मद महाबत खान द थर्ड, और इनके जो एडवाइज़र थे भुट्टो फैमिली से थे, और उनकी जो लॉयल्टी थी वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ यहाँ पे दिख रही थी क्लियरली, एंड दे वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो कि पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस जो है वो इस इलाके से खासा दूर है, तो जोग्राफिकल आइसोलेशन का यहाँ पे इशू है, और ऊपर से पॉपुलेशन भी जो है वो नहीं इसके सपोर्ट में थी। तो पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली मैन्यूवर करके सरदार पटेल ने जूनागढ़ का माहौल इस तरीके से स्विंग कराया कि इंडिया में वो शामिल हो गया। वहाँ पे प्लेबिसिट कराया जहाँ पे 99% से ज़्यादा लोग इंडिया की तरफ आना चाहते थे, एंड देन इवेंचुअली यहाँ की रूलिंग क्लास को पाकिस्तान जाना पड़ा, भुट्टो फैमिली को भी जाना पड़ा, एंड जूनागढ़ वॉज सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया। तो ये बहुत बड़ा इनका एक सक्सेसफुल स्टेप है जो कह सकते हैं नेशनल इंटीग्रेशन के रास्ते पे। उसके बाद सबसे बड़ा जो सवाल बना हुआ था, डैट वाज अबाउट द हैदराबाद स्टेट, जो कि निज़ाम उस्मान अली खान की स्टेट थी, जो कि साउथ इंडिया के अगर पोर्शन में देखें
डेक्कन में बहुत बड़ा स्टेट था। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा इसमें था। और हैदराबाद एक ऐसी स्टेट थी जिसके पास ठीक ठाक पावर भी थी। लेकिन अगेन यहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन थी, या तो पाकिस्तान की तरफ जाना चाहता था निज़ाम, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इन्होंने किया। और लॉर्ड माउंटबेटन जो कि पीसफुली इंडिया को छोड़ना चाहते थे, जल्द से जल्द उन्होंने साइन भी किया। लेकिन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बाद सरदार पटेल के लिए सबसे बड़ा यहाँ पे चैलेंज था हैदराबाद। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे इसी को रखा हुआ था कि कैसे इसको पीसफुली इंडिया में मिलाया जाए, और अगर पीसफुली ना हो तो कैसे इसको बाय फोर्स भी इंडिया में इंक्लूड किया जाए। अब उसके बाद क्या होगा, रज़ाकर्स जो कि मुस्लिम मिलिशिया फ़ौज थी उस्मान अली खान निज़ाम की, उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को हरास करना शुरू कर दिया। निज़ाम उर्दू इम्पोज करता था और मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो कि हिंदूज थी, ऐसे भी इल्ज़ाम है कि उनके रज़ाकर्स उनको हरास करते थे, ज़बरदस्ती कन्वर्ट करने का काम भी करते थे। और ये सारी एक्टिविटीज़ भी जो रज़ाकर्स है, जिनके हेड आप देख सकते हैं यहाँ पे, इनकी जो ये नोटोरियस फोर्स थी, ये काफ़ी इस तरीके के काम कर रही थी। तो उसके बाद यहाँ पे प्रेशर टैक्टिक्स का यूज़ करना शुरू किया सरदार पटेल ने, जिसकी वजह से हैदराबाद की स्टेट को भी बाय डूइंग द ऑपरेशन पोलो यहाँ पे किया गया, सेना का इस्तेमाल किया गया। हालांकि कोई बड़े स्केल पे वॉर यहाँ पे नहीं हुई, बट फोर्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया, जिसकी वजह से उस्मान अली खान निज़ाम जो है वो फाइनली अपने घुटने टेकते हैं। एंड रज़ाकर्स को भी यहाँ पे दबाया जाता है। एंड ऑब्वियसली द पॉपुलेशन जो थी वहाँ पे मेजॉरिटी हिंदू थी, तो दे वर प्रिटी हैप्पी टू बी इंक्लूडेड और गेटिंग इंटीग्रेटेड विद द इंडियन टेरिटरी। तो वो काफ़ी खुश थे इस चीज़ से। तो मेजर जो यहाँ पे हर्डल था, जो कि इंडिया के लगभग बीचों बीच यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था नेशनल इंटीग्रेशन में, इसको भी सरदार पटेल ने रिमूव कर दिया और हैदराबाद स्टेट इंडिया का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई। देन वो इशू जो कि आज तक कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और हमेशा वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, डैट इज़ द कश्मीर इशू। अब कश्मीर के जो महाराजा थे, महाराजा हरी सिंह, उन्होंने भी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया हुआ था। और नेहरू जी के साथ महाराजा हरी सिंह की ज़्यादा बनती नहीं थी, और वो भी कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट रहने के ख्वाब देख रहे थे। और उनको हालांकि लग रहा था कि शायद वो इंडिपेंडेंट रह पाए, बट सिचुएशन इस तरीके से हो जाती है कि पाकिस्तान वहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल ब्लंडर कर देता है। अपने टेरर आउटफिट्स को या फिर मिलिशियास को, अपने पठान मिलिशियास को यहाँ पे अटैक करवाता है कश्मीर पे, जिसके बाद सरदार पटेल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन करवा लेते हैं महाराजा हरी सिंह से। तो कश्मीर इंडिया का पार्ट तो बन जाता है, लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तानी मिलिशिया जो भेजता है उससे काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। मुजफ्फराबाद और बाकी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा कत्लेआम वो लोग करते हैं। इसके बाद इंडियन आर्मी को यहाँ पे भेजना पड़ा और उन्होंने काफ़ी पीछे उनको पुश कर दिया, जो कि पाकिस्तानी बैक मिलिशिया थे, बहुत पीछे उनको पुश कर दिया। लेकिन नेहरू जी जो कि इंटरनेशनली अपनी इमेज को बचाना चाहते थे और आइडलिज्म के चक्कर में वो यूएन चले जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जो पीओके का एरिया है गिलगिट बाल्टिस्तान, वो पाकिस्तान के पास चला जाता है। जबकि सरदार पटेल चाह रहे थे कि ऑपरेशन को थोड़ा और प्रोलॉन्ग करके पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा इंडिया में इंक्लूड किया जा सकता था। तो महाराजा हरी सिंह के पास बहुत बड़ा जेएनके का हिस्सा था, तो इसमें से कुछ हिस्सा एज ए पीओके पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। हालांकि इस वॉर की बात करें जो कि 1947-48 में पहला इंडो पाक वॉर जो होता है, उसमें इंडिया का पलड़ा ही बहुत भारी दिखता है। कैजुअलिटीज़ भी पाकिस्तान की ज़्यादा होती हैं और बहुत बड़ा एरिया इंडिया यहाँ पे जीत भी लेता है। तो ये देख सकते हो, ये जो ग्रीन कलर गिलगिट बल्टिस्तान दियामेर, तो ये पाकिस्तान के बाद चला जाता है। तो 1947-48 जब यूनियन होम मिनिस्टर भी थे सरदार पटेल, तो इंडो पाक वॉर होती है जिसमें इंडिया की जीत होती है और
कश्मीर का जो सॉल्यूशन है टेम्परेरी बेसिस पर सॉल्यूशन है वो हो जाता है। लेकिन कम्युनल सिस्टम की वजह से, द फैक्ट के वहाँ पे कम्युनल टेंशन्स थी उस टाइम पे, और आज भी वहाँ पे कहना कि कम्युनल टेंशन्स देखी गई हैं, इसका सॉल्यूशन कोई इजी नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पे प्लेबिसेट प्रॉमिस किया, जो कि बाद में नहीं करवाया गया ड्यू टू नेशनल इंटरेस्ट एंड अदर थिंग्स। तो आज भी कुछ पेचीदा चीज़ें बची हुई हैं। हालांकि 370 को हटाने के बाद बहुत सारी जो पुरानी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे निपटारा मिल चुका है। इन बाद में 1950 में जब वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी डेथ हो जाती है, और आज़ादी के 3 साल बाद ही एक बड़े लीडर जो कि आयरन मैन थे, उनका यहाँ पे देहांत हो जाता है। तो ब्रॉडली देखा जाए तो ये 1916-17 के बाद अगर चलें तो 1950 तक उनका बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि नेशनल इंटीग्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होता है यहाँ पे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी 150th एनिवर्सरी यहाँ पे आने वाली है। सो हिस्टोरिकल एनालिसिस में कल और वीडियो लेके आएंगे अबाउट अदर पर्सनालिटीज़ एंड अदर फैक्ट्स। तो तब तक आप चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद।